गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। तो देखो बेटा, व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन, आप लोगों ने पढ़ा है कि एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि टेस्ट में कैसे होंगे, सोर होंगे और साथ ही साथ ये H+ आयन को फर्निश करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। तो इसका मतलब कि एसिड की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये किस आयन को फर्निश करते हैं, ये हाइड्रोजन आयन को फर्निश करने की प्रॉपर्टी रखते हैं। ठीक है, तो कौन सा आयन बनाते हैं बेटा? हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। क्लियर है इतना? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एसिड हाइड्रोजन आयन कंटेन करते हैं, तो एसिड के अलावा दूसरे कंपाउंड भी हाइड्रोजन आयन कंटेन करते हैं। तो क्या इन्हें भी हम लोग एसिड की कैटेगरी में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? ठीक है, तो आज हम लोग इन्हीं के बारे में देखेंगे। टू शो डैट ऑल द कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिड। जैसा कि आप लोगों ने टॉपिक में यहाँ पे देख रखा है, टॉपिक में क्या दे रखा है कि हमको ये शो करना है कि सभी हाइड्रोजन रखने वाले कंपाउंड एसिड नहीं होते हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पे करना क्या है, आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको मालूम है, C6H12O6 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देख रहे हो क्या कि हाइड्रोजन ग्लूकोज में है, या हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर हम लोग देखें तो इसमें भी हाइड्रोजन है, दोनों में तो हाइड्रोजन है, लेकिन अब हम एसिड किसको मानेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये मालूम कर लेना है और फिर क्या देखना है कि सभी हाइड्रोजन कंपाउंड एसिड हैं कि नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं कि नहीं। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए बीकर ले लेना है। ठीक है, 2 बीकर ले लेने हैं, जो कि 2 कंपाउंड थे आपके पास। एक बीकर में हम लोगों ने क्या भर दिया है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या भर दिया बेटा? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भर दिया है। ठीक है, और दूसरे बीकर में हम लोगों ने क्या भर दिया है? ग्लूकोज का सॉल्यूशन बना करके भर दिया है। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो एक रबर का कॉर्क लगाया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक रबर का कॉर्क लगाया गया है और इस पे लोहे की कील आयरन नेल लगा दिया गया है। ठीक इसी तरीके से दूसरे वाले में भी हम लोग देख रहे हैं, दूसरे बीकर में, कि रबर का कॉर्क लगा करके आयरन नेल लगा दिया गया है। इतना समझ में आया? तो अब देखिए हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है कि अब यहाँ पे जो आयरन नेल है ये कैथोड और एनोड का काम कर रहे हैं। ठीक, तो एक स्विच लगा करके हम लोगों ने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिए और फिर बल्ब लगा दिए। सेम इसी तरीके से हम लोग दूसरे वाले बीकर के साथ भी, जिसमें ग्लूकोज सॉल्यूशन भर रखा है, यही करते हैं। वायर लगा दिया 2 हम लोगों ने, वायर लगाने के बाद स्विच लगाया और स्विच लगाने के बाद हम लोगों ने बैटरी से कनेक्ट करके बल्ब लगा दिया। तो अब हम लोगों को ये देखना है कि कौन से बीकर में बल्ब ग्लो करता है। तो चलो हम लोग बीकर का नाम दे देते हैं, बीकर ए और बीकर बी। अब आप लोग समझ सकते हो आसानी से कि बीकर ए में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रखा है और बीकर बी में क्या रखा है बेटा? ग्लूकोज सॉल्यूशन रखा है। तो जब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी किस में कंडक्ट हो रही है, बीकर ए वाले में बल्ब ग्लो करेगा, बीकर ए वाले में बल्ब ग्लो करता है, लेकिन जो बीकर बी है उसमें बल्ब ग्लो नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्यों नहीं ग्लो किया? देखिए, एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। एसिड अपने एसिडिक बिहेवियर को वाटर के एब्सेंस में शो नहीं करते। तो यहाँ पे आप लोग एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्लूकोज सॉल्यूशन में जब आपने देखा बल्ब इसलिए नहीं ग्लो किया क्योंकि ग्लूकोज आयोनाइज नहीं होता है एक्वस सॉल्यूशन में, जबकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड आयोनाइज हो जाते हैं। और यही आयंस, जैसे अगर आप लोग देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हैं ये आयोनाइज हो जाएंगे, ये किस में आयोनाइज हो जाएंगे? ये H+ आयन में और Cl- आयन में आयोनाइज हो जाएंगे। यही H+ आयन जाएंगे और बल्ब को ग्लो करने में हेल्प करेंगे, जबकि ग्लूकोज की कंडीशन में C6H12O6 होता है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये आयोनाइज नहीं होता है, बल्कि ये डिसॉल्व हो जाता है, सॉल्यूशन बना लेता है। तो आप लोगों के स्कूल में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच वन ऑफ दिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ग्लूकोज और हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन, एंड एक्सप्लेन योर आंसर ऑल्सो। और अपने आंसर को भी आपको एक्सप्लेन करना है। तो बता लोगे? एसिड देखिए एसिडिक बिहेवियर तब तक नहीं शो करता है जब तक कि वाटर की
एब्सेंस एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। वाटर के एब्सेंस में एसिड अपने एसिडिक बिहेवियर को शो नहीं करता है। अगर वाटर प्रेजेंट होगा तभी ये एसिडिक बिहेवियर को शो करेगा। इसके लिए आप लोग वो भी देख सकते हो, लिटमस पेपर है। अब लिटमस पेपर है, जब लिटमस पेपर को अगर मान लो ड्राई में लगाओगे तो लिटमस पेपर को जब तक आप लोग थोड़ा सा मॉइस्ट नहीं करोगे तब तक वो अपने कलर को चेंज नहीं करेगा। मतलब वो एसिड में या बेस में जब डिप करोगे तभी वो अपने कलर को चेंज करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, यूजेस ऑफ मिनरल एसिड। मिनरल एसिड का क्या क्या यूजेस हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या यूज़ है, मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स के बनाने में। कौन से फर्टिलाइजर्स, अमोनियम साल्ट बनाने में। पेंट बनाने में यूज़ करते हैं, डाइज बनाने में, केमिकल्स, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर और कार बैटरी बनाने में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड फर्टिलाइज़र बनाने में यूज़ किया जाता है। TNT ट्राई नाइट्रोटॉलुइन, इसका फुल फॉर्म होता है ट्राई नाइट्रोटॉलुइन। ठीक है, लिख दे रहा हूँ मैं, ट्राई नाइट्रोटॉलुइन, TOLUANA। ट्राई नाइट्रोटॉलुइन ये एक एक्सप्लोजिव्स है, विस्फोट करने के काम आता है। नेक्स्ट डाइज बनाने में, कलर करने के लिए, और प्लास्टिक बनाने में नाइट्रिक एसिड का भी यूज़ होता है। तो आप लोग देख सकते हो प्लास्टिक बनाने में नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों का यूज़ होता है। नेक्स्ट हमको क्या देखना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिमूव ऑक्साइड फिल्म फ्रॉम द स्टील ऑब्जेक्ट। जब स्टील के ऑब्जेक्ट अगर बाहर खुले में रहते हैं तो उनके ऊपर एक ऑक्साइड की फिल्म जम जाती है, जिसके वजह से उनकी लस्ट्रस प्रॉपर्टी, जो चमक होती है, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो उस ऑक्साइड लेयर को हटाने के लिए हमको हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ करना होता है। ड्राई स्टफ में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है और फूड एंड लेदर इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बेसिस क्या होते हैं। सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड गिव अस सोपी टू टच आर नोन एज बेस। ऐसे सब्सटेंस जो कि स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं और छूने पे साबुन के तरीके से चिकने होते हैं, उन्हें हम लोग बेस कहेंगे। ऐसे बेस जो कि एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एल्कली कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, दो सब्सटेंसेस विच गिव्स हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्सिल आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड बेसिस, उन्हें हम लोग बेसिस कहेंगे। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक्वस सॉल्यूशन में सोडियम पॉजिटिव और हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयन में ब्रेक हो जाता है। इसी तरीके से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम पॉजिटिव और हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयन में ब्रेक हो जाता है। एल्कली क्या होते हैं, देखिए अभी मैंने पहले ही डिस्कस किया, वाटर सॉल्युबल बेसिस को हम लोग क्या कहेंगे, एल्कली कहेंगे। क्लियर है, तो ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं उन्हें हम लोग एल्कली कहते हैं। ठीक, तो ऑल द एल्कलीज आर बेसिस, जितने भी एल्कली हैं, क्योंकि वो सभी बेस तो बेटा अभी मैंने बताया कि जो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, लेकिन जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं वो क्या हो गए, एल्कली हो गए। जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं उन्हें हम लोग बेसिस कहेंगे। तो जितने भी एल्कली हैं वो तो बेसिस हैं, लेकिन सभी बेसिस एल्कली नहीं हैं। इसका मतलब सब बेस वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एल्कलीज और वीक, स्ट्रॉन्ग एल्कलीज और बेसिस। द एल्कलीज और बेसिस विच अंडरगो कंप्लीट आयोनाइजेशन इन एक्वस सॉल्यूशन। ऐसे एल्कली या बेसिस जो कि वाटर में डिज़ोल्व करने पे पूरी तरीके से आयोनाइज हो जाते हैं, उनके कोई भी आयन नहीं बचेंगे। सब मतलब आप लोग कह सकते हो कि जैसे अगर मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोगों ने लिया, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक्वस सॉल्यूशन में डाला तो ये सोडियम पॉजिटिव और हाइड्रोक्साइड नेगेटिव, मतलब कोई भी सोडियम हाइड्रोक्साइड अब नहीं बचेगा, इसके मॉलिक्यूल सभी जो है ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ठीक, तो ऐसे बेसिस जो कि कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एल्कली या बेसिस कहेंगे। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के कंडीशन में आप लोग देख सकते हो। वीक एल्कलीज क्या होते हैं, ऐसे एल्कली या बेसिस जो कि पूरी तरीके से आयोनाइज नहीं होंगे, कुछ उनके आयन बचे रह जाएंगे, तो उन्हें हम लोग वीक एल्कली या बेसिस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कंडीशन में देख लीजिए तो कैल्शियम 2+ आयन और हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी के सभी कैल्शियम आयन बन ही जाएँ, कुछ मात्रा में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बचा रहेगा सोल्यूशन में, और अगर बचा रहेगा तो इसका मतलब ये वीक एल्कली और बेसिस कहलाएंगे। अब कंसनट्रेट बेसिस और एल्कली क्या होते हैं। कंसनट्रेट का मतलब ये समझ लीजिए जिसमें पानी कम होगा। ठीक है, पानी कम होगा मतलब जो एसिड बेस होगा वो उसकी अमाउंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर एसिड के टर्म में बात करता तो एसिड ज़्यादा होगा, वाटर कम होगा।
तो कंसनट्रेटेड बेसिस, द बेसिस और एल्कलीज विच कंटेन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, जो कि क्या कंटेन करते हैं, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर को कंटेन करेंगे, उन्हें हम लोग कंसनट्रेट बेस या एल्कली कहेंगे। डाइल्यूट बेस और एल्कली क्या होते हैं, द बेस और एल्कलीज विच कंटेन मोर अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज नोन एज डाइल्यूट बेस और एल्कली। ऐसा एसिड जिसमें पानी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है या ऐसा बेस जिसमें पानी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो उन्हें हम लोग डाइल्यूट बेस या एल्कली कहेंगे। क्लियर है इतना आप लोगों को? चलिए अब नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस, टेस्ट। टेस्ट कैसा होता है बेसिस का, बिटर इन टेस्ट पहला आप लोगों ने देखा था। सोपी टू टच होता है। स्किन पे क्या इफेक्ट होता है, आपका जो साबुन होता है साबुन में भी बेस पाया जाता है, तो दे गिव फीलिंग टू सोपी टच एंड ऑल एल्कली हैव अ माइल्ड कोरोसिव एक्शन ऑन स्किन।